Hello everyone. Today I'll be introducing the second chapter under the partnership accounting, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. And this change in profit sharing ratio among the existing partner is one of the reason for the reconstitution of partnership firm. If I ask that what is reconstitution of partnership firm, then the possible answer would be that when existing partnership agreement comes to an end and new agreement comes into existence but the firm continues. ठीक है, क्या मतलब है कि अगर आपका पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप उसे क्लोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह पर एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का. ऐसी सिचुएशन में आप बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे होते हैं, आपका बिजनेस, आपका फर्म एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहता है, बट विद द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है आप बिजनेस करेंगे, राइट. सो ये तो एक रीज़न हो गया. इसके अलावा हमारे पास और कौन से रीज़न हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के? तो देयर आर 4 अदर रीजन्स. वेरी फर्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर्स. Second, retirement of a partner. Third is death of a partner. And fourth, amalgamation of 2 or more partnership firms. तो इन 4 सिचुएशंस में प्लस 1 सिचुएशन जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ले रहे हैं, इन 5 सिचुएशंस में क्या होगा कि पुराना एग्रीमेंट हम क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे और उसके जगह पर एक नया एग्रीमेंट हम रेडी करेंगे. ठीक है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. So let us move ahead with the chapter we have started, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. So let us concentrate on the meaning first of all. What do you mean by this? So it means simply that existing partners may agree to share profit and losses in a ratio that is different from the earlier agreed ratio. जो पहले आपका रेशो आपस में आपने एग्री किया हुआ था, ठीक है, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं या उसको छोड़कर, ठीक है, आपने क्या किया है, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में डिसाइड किया है. ठीक है, कौन डिसाइड कर रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कर रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा और कैसे इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. Suppose there are 2 partners, partner A and B, and they are doing their business from the last 4 years and their profit sharing ratio was 1:1, that is equal. Okay, and from now onwards they have decided that they will share their future profits in the ratio 2:3. ये इनका क्या हो गया? प्रेजेंट न्यू रेशो हम इसे बोलेंगे, और इससे पहले उनका रेशो क्या था? 1:1. उसे हम क्या बोल देंगे? ओल्ड रेशो. तो 2 टर्म्स हमें यहाँ देखने में मिली कि न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो. ठीक है, अब देखिए, जब भी कहीं कहीं पे भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से ये ज़रूर होगा कि किसी ना किसी पार्टनर को बेनिफिट मिले, वो गेन करे, और कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे. ठीक है, अपना प्रॉफिट का शेयर कुछ फ्रैक्शन हो सकता है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हमें देखने में मिल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि किसको गेन हुआ इन दोनों पार्टनर्स में से और किसने सेक्रीफाइस किया. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सेक्रीफाइस या गेन फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, तो जैसे ए के केस में उनका ओल्ड शेयर था 1/2, न्यू शेयर है 2/5. एलसीएम लिया हमने, दिस कम्स 5 - 4. पुराना शेयर 5, न्यू शेयर 4. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/10 का उनको क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा. एंड बी के साथ बात करें तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर अगर हम करते हैं तो बी का ओल्ड शेयर था 5, न्यू है 6. तो ही इज़ इन अ गेनिंग पोजीशन. 1/10 उनको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है. चलिए, हमने यहाँ तक तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन व्हाट इज़ द पर्पस? फाइंड आउट किया ही क्यों? पता चल गया. अब इस सिचुएशन में लॉ कहता क्या है? ठीक है, तो लॉ कहता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी और जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा.
ठीक है, क्योंकि पार्टनर ए ने इतना पार्ट 1/10, ठीक है, जो फ्रैक्शन है अपने प्रॉफिट का ये हिस्सा उसने हमेशा हमेशा के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। किसके फेवर में? बी की फेवर में। बी को उतना ही गेन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये बी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए के इस लॉस के लिए उसको कंपनसेट करे, कंपनसेशन दे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्यों दे, वाई कंपनसेशन इज सो मच रिक्वायर्ड। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है। ये ए एंड बी आर नॉट इन अ काइंड ऑफ अ फैमिली रिलेशन और कोई लवफुल फीलिंग में नहीं है कि ठीक है आउट ऑफ लव ए ने किया, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर इन अ फॉर्मल रिलेशनशिप, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर पार्टनर्स, ठीक है। एंड बिजनेस फॉर्मल रिलेशन है और उस फॉर्मल रिलेशन में अगर कोई एक पार्टनर दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करता है तो लीगल फ्रेमवर्क कहता है कि गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ लॉ। चलिए ये बात में समझ में आ गई कि कंपनसेशन देना है हमें। वाई कंपनसेशन का आंसर हमें मिल चुका है कि क्यों देना है, बिकॉज ऑफ फॉर्मल लीगल एंड क्लियर अप्रोच, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कंपनसेशन कैलकुलेट किया कैसे जाएगा, क्या बेसिस हम लेंगे, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो द आंसर इज कि द कंपनसेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबल असर्ट, जिसका नाम है गुडविल, ठीक है। गुडविल एक इंटेंजिबल असर्ट है, इसके बेसिस पर हमने कंपनसेशन कैलकुलेट करना है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या होगा कि सिर्फ हम गुडविल को ही हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं उस कंपनसेशन के लिए, इसको ही हमने बेस क्यों बनाया, हमने कोई और अदर असर्ट टेंजिबल या इंटेंजिबल क्यों नहीं पिक किया, वाई गुडविल ओनली। तो द आंसर इज चेंज क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, राइट। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्रॉफिट को इम्पैक्ट, प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाला एक ऐसा फैक्टर बताएं जो प्रॉफिट को डायरेक्टली और वेरी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, तो उसका नाम है गुडविल, ठीक है। गुडविल इज़ द गुड नेम, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल की वजह से ही फर्म को हायर प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। किसी फर्म की अगर रेपुटेशन नहीं है तो उसको एक एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, लेकिन अगर एक रेप्यूटेड फर्म है, ठीक है, तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाती है। तो यहाँ पर पार्टनर ने सेक्रीफाइस भी क्या किया, अपने प्रॉफिट का एक शेयर सेक्रीफाइस किया है, राइट। तो प्रॉफिट का एक शेयर सेक्रीफाइस किया है और प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाला, डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला फैक्टर गुडविल है, तो इसीलिए हम गुडविल को ही बेस लेंगे। ये हो गया रीज़न कि हम गुडविल को ही क्यों ले रहे हैं। अब आगे बारी आती है कि कंपनसेशन का अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका है, सपोज करते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट कम्स एज ₹3 लाख, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ वैल्यू आती है। तो पार्टनर ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया था, 1/10 सेक्रीफाइस किया था। तो 3 लाख का 1/10 हमने फाइंड आउट कर लिया 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेंगे, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा। तो इस सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर कौन था, बी। तो आप एंट्री कैसे पास करेंगे, इसकी रिकॉर्ड कैसे करेंगे, दैट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आप जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे फॉर गिविंग कंपनसेशन टू ए, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पार्टनर बी, ठीक है जी। तो दिस वे हम जो है डीलिंग करते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन हमने समझा है इस चैप्टर का, एंड दिस इज़ द ओनली वन पॉइंट, ठीक है। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में या इस चैप्टर में हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स, कुछ और इश्यूज़ को भी हैंडल करना होगा। थैंक यू।